हेलो बच्चों, आज है हमारा रिवीजन का डे 29 और आज हम करेंगे अंतराल का एक चैप्टर अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में। तो चलिए जल्दी से बेसिक जानकारी इस चैप्टर की। पाठ का नाम है अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में। लेखक हैं प्रभाष जोशी। बहुत ज़्यादा भाषा पर हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें से व्याख्या वाली चीज़ें नहीं आती हैं आपकी इस बुक में से। लेखक प्रभाष जोशी जो है जनसत्ता नाम के एक प्रतिष्ठित अखबार में स्तंभ लेखन का काम करते थे। उसी में से ये चैप्टर लिया गया है। उन्होंने एक स्तंभ लेखन के लिए लेख लिखा था। कागद कोरे करके उनका स्तंभ लेखन छपता था। जब हमने स्तंभ लेखन पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई नियमित कॉलम अगर छपता है किसी अखबार में तो उसको हम स्तंभ लेखन कहते हैं। तो जनसंता में इनका एक स्तंभ छपता था कागद कोरे करके और उसमें इन्होंने ये वाला चैप्टर लेख के रूप में लिखा था। मुख्य बिंदु इस चैप्टर में क्या-क्या डिस्कस किए गए हैं? मालवा प्रदेश की मिट्टी के बारे में है, बारिश के बारे में, नदियों की स्थिति, वहाँ का जनजीवन और संस्कृति का चित्रण किया गया है। पहले मालवा जो था, मालवा के लिए कहावत मशहूर थी, मादक धरती गहन गंभीर, डग-डग रोटी पग-पग नीर। ये वाली कहावत पहले मालवा के लिए बोली जाती थी, लेकिन अब नदियाँ सूख गई हैं। जो प्रदेश बहुत समृद्ध होता था, वो खाऊ जाड़ू सभ्यता के कारण अब उजड़ गया है। लेखक का मानना है कि ये सभ्यता जो है अमेरिका और यूरोप की देन है। इसे हम विकास वाली सभ्यता नहीं कह सकते, ये उजाड़ की अपसभ्यता है। पूरा फोकस इस बात पर है। पाठ का केंद्रीय भाव यही है कि जिसको हम सभ्यता मानते हैं वो सभ्यता नहीं है, वो अपसभ्यता है क्योंकि वो हमें और हमारी धरती को उजाड़ रही है। चलिए पाठ का सारांश देखते हैं। पाठ में सबसे पहले बारिश के मौसम का वर्णन है। नवरात्रि की पहली सुबह है। नवरात्रि की पहली सुबह में लोग जो हैं घट स्थापना की तैयारी कर रहे हैं। लेखक इसको एक यात्रा वृत्तांत की तरह लिखता है कि लेखक जो है घूमने जाता है मालवा प्रदेश में और वहाँ की सारी नदियों, नालों, तालाबों इनके बारे में हमें बताता है। तो नवरात्रि की पहली सुबह है, घट स्थापना की लोग तैयारी कर रहे हैं। लोगों ने अपने घर आंगनों को लीप रखा है और उन पर रंगोलियाँ बना करके उनको सजा रखा है। फिर लेखक किसी से बात करता है क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था और बादल घिरे हुए थे, तो लेखक जो है किसी से बात करता है तो वहाँ का एक नागरिक जो है वो बताता है कि इस प्रदेश में अगर ज़्यादा बारिश होती है तो गेहूँ और चने की फसल अच्छी हो जाती है, लेकिन सोयाबीन की फसल गल जाती है। उसके बाद उज्जैन जाने के रास्ते में शिप्रा नदी को देखता है लेखक, जो कि अपने पूरे बहाव में लेखक को बहुत समय के बाद दिखी थी। इस वर्ष बहुत अच्छी बारिश हुई है, इसीलिए उस ग्रामीण ने सोयाबीन की फसल गल जाने की बात कही थी। तो इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो लेखक जितनी भी नदियों को देखता है उनमें पानी भरा हुआ है, अदरवाइज़ वो नदियाँ जो हैं सूख गई हैं। तो शिप्रा नदी दिखी बहुत बहाव के साथ बहुत दिनों के बाद। लेखक बताता है अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा पहले गिरता था, बारिश होनी कम हो गई है। उसके बाद लेखक इंदौर में नर्मदा नदी को देखने जाता है। नर्मदा नदी में ओंकारेश्वर नामक जगह पर विशाल बांध इस नदी पर बनाया जा रहा था, इसलिए नदी कहीं मटमैली दिख रही थी, यानी उसमें मिट्टी मिली हुई थी, ऐसा रंग उसका दिख रहा था। कहीं छिछली यानी बहुत उथली, बहुत कम पानी उसमें दिख रहा था और कहीं पर गहरी दिख रही थी। ओंकारेश्वर नामक जगह पर एक विशाल बांध का निर्माण कार्य चल रहा है, तो नदी जो है एक जैसी चारों तरफ नहीं दिख रही थी। नदी के किनारों पर टूटे हुए बड़े-बड़े पत्थर पड़े थे और निर्माण कार्य में बड़ी-बड़ी मशीनें और ट्रक लगे हुए थे, यानी बिल्कुल उस नदी को पूरा उजाड़ने की तैयारी हो रही थी। इस तरीके से लेखक का वर्णन है। इसके बाद लेखक नेमावर नाम की जगह में जाता है और वहाँ पर नर्मदा को देखता है। वहाँ नर्मदा लेखक को शांत और गंभीर और भरी हुई अपने पूरे बहाव में दिखती है। फिर आगे लेखक जो है चंबल नदी को देखता है घाटा बेलोद में। इस चैप्टर में बहुत सारी नदियों के नाम, बहुत सारी सहायक नदियों के नाम, जगहों के नाम हैं। ये सारे मैंने इसलिए ऐड किए हैं कि कोई एमसीक्यू शायद पूछ लिया जाए कि किन-किन नदियों का ज़िक्र है या किन-किन नदियों का ज़िक्र नहीं है। तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रह जाएगा कि ये नाम हमने पढ़े हैं या सुने हैं। तो चंबल नदी के बारे में है, चंबल नदी को घाटा बेलोद नामक जगह पर देखता है। चंबल नदी पर ही गांधी सागर बांध और यशवंत सागर बांध बना हुआ है। इसके बाद जो है पार्वती और काली सिंध नामक नदियों का भी जिक्र लेखक करता है थोड़ा-थोड़ा कि ये नदियां भी अब की बार भरी हुई दिखी हैं लेखक को। नदियों के बाद तालाबों का जिक्र आता है। लेखक कहता है कि आज के इंजीनियर अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, लेकिन अगर उनकी कंपेयर करें उनकी स्किल्स की, उनके ज्ञान की, उनकी इंजीनियरिंग टेक्निक्स की, तो वो पुराने समय के इंजीनियरों के सामने कहीं नहीं टिकते, क्योंकि मालवा प्रदेश एक पठारी प्रदेश है। पुराने समय में भी आधुनिक तकनीक न होने के बाद भी राजा विक्रमादित्य, राजा भोज और राजा मुंज ने पानी का जैसा प्रबंधन किया था, वो प्रबंधन आजकल दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद बिलावली, पीपल्या, सिरपुर नामक तालाब लेखक देखता है, उनका ज़िक्र करता है।
उसके आगे चंद्रभागा नदी पर बने हाथीपाला पुल का जिक्र है। हाथीपाला का नाम ही हाथीपाला इसलिए पड़ा था क्योंकि उसके पास में जो नदी थी, उस नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था, वो इतनी गहरी नदी थी। तो चंद्रभागा नदी पर बना हुआ है हाथीपाला पुल, उसका जिक्र है। इस तरीके से इस चैप्टर में शिप्रा नदी, चंबल, गंभीर नदी, पार्वती, काली सिंध, चोरल और नर्मदा का तो है ही, इन सभी नदियों का जिक्र लेखक ने किया है जब वो मालवा प्रदेश में जाता है। उसके बाद लेखक ये बताता है कि ये सारी नदियाँ जो हैं पहले सदा नीरा होती थी। सदा नीरा यानी सदा इनमें नीर बहता रहता था, पानी से भरी रहती थी हमेशा, लेकिन अब ये नदियाँ जो हैं सड़े हुए नालों में बदल गई हैं। लेखक बताता है कि जब बाकी दुनिया में अकाल जैसी स्थिति पड़ी, कुछ टाइम और डेट्स देकर के लेखक बताता है कि इन दिनों में आसपास के क्षेत्रों में जो है अकाल जैसी स्थिति बन गई थी। जब बाकी दुनिया में अकाल जैसी स्थिति थी तब भी मालवा के लोग प्यास से नहीं मरे थे, भूख से नहीं मरे थे, क्योंकि यहाँ पानी का प्रबंधन बहुत अच्छा था। लेखक का मानना है कि लोग अगर अपनी नदी नालों को संभाल करके रखते हैं तो इस तरीके की अगर स्थितियाँ कोई पैदा होती हैं तो वो टाइम लोगों का बहुत आराम से निकल जाता है। अगर हम प्रकृति को संभाल करके रखेंगे, उसका संरक्षण करेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए लेखक जो है नई दुनिया का उदाहरण देता है कि नई दुनिया जो अखबार है उसकी लाइब्रेरी में पूरे सारे रिकॉर्ड है वर्षा के कि कब कितना पानी गिरा और कब कितना। और लेखक बताता है कि बाढ़ यहाँ बहुत कम आई है, लेकिन बारिश हर बार भरपूर होती रही है। उसके बाद नई दुनिया की ही लाइब्रेरी में दो लेखकों का उदाहरण देता है, कमलेश सेन और अशोक जोशी। इनकी रिपोर्ट के बारे में बताता है कि इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पर, पर्यावरण के संकट पर अपनी एक रिपोर्ट बनाई है। उस रिपोर्ट में क्या क्या है, मालवा की धरती अब क्यों उजड़ रही है, हमारे समुद्रों का पानी क्यों गर्म हो रहा है, क्यों ध्रुवों पर पड़ी बर्फ जम रही है, पिघल रही है, मौसम का चक्र बिगड़ रहा है और क्यों यूरोप और अमेरिका में इतनी अधिक गर्मी पड़ रही है। लेखक का मानना है कि यूरोप और अमेरिका ही इन सब के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ये देश अपनी खाऊ जाड़ू सभ्यता पर कोई भी समझौता अभी भी करने को तैयार नहीं है। चलिए इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें से अंतराल में से 3-3 नंबर के 3 प्रश्न आप लोगों के लिए आने होते हैं। चैप्टर बड़ा आसान सा है, पढ़ते समय हमें मुश्किल लगता है, नाम जो है हमारे परिचित नहीं है, हमारे आसपास के नहीं है, इसलिए थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। तो एक आधा एमसीक्यू ऐसा हो सकता है जिसमें आप अटक जाएँ। अदरवाइज़ जो 3 नंबर के बड़े प्रश्न आते हैं वो बड़े आसान हैं। मॉरल वैल्यू बेस्ड प्रश्नों की तरह से आपको प्रश्न मिलेंगे, यानी कि थोड़ी बहुत अगर आपने चैप्टर को देख रखा है, थोड़ा बहुत आपको याद है, तो आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण संबंधी समस्याएँ हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। चलिए देखते हैं, मालवा में सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है, तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश हो जाए तो हमारे यहाँ क्या स्थिति होती है, हमारे यहाँ जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वही सेम हमें लिख देना है। चलिए उत्तर देखते हैं। मालवा में जब बरसात होती है तो उसका जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मालवा में बरसात के कारण फसलें जी उठती हैं और लहलहाने लगती हैं। नदियाँ, तालाब और बावड़ियाँ पानी से भर जाती हैं। प्रकृति मानो जी उठती है, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो घरों में पानी घुस जाता है। कई बार उससे जीवन अस्त व्यस्त भी हो जाता है। गेहूँ और चने की फसल अधिक वर्षा से अच्छी हो जाती है, लेकिन सोयाबीन की फसल अधिक वर्षा से गलने लगती है। इसमें 2-4 बातें और ऐड कर सकते हैं कि नालियों का जो पानी है वो सारा गलियों में बहने लगता है और जाकर के समुद्रों में मिल जाता है, नदियों में मिल जाता है। यातायात व्यवस्था ठप हो जाती है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। इस तरीके की 2-4 चीज़ें भी आप इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण हैं? अब हमें बताना है कि बारिश कम होने के पीछे क्या कारण है। इसको हम अपने आईक्यू से लिख सकते हैं। आंसर देखिए, मालवा क्षेत्र भारत के मध्य प्रदेश नामक प्रदेश में स्थित है। मालवा का वाला जो एरिया जिसका लेखक ने यहाँ जिक्र किया है वो मध्य प्रदेश में है। लेखक ने इस प्रदेश के बारे में बताया कि ये प्रदेश कभी बहुत हरा भरा हुआ करता था, यहाँ वर्षा भी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन बदलते समय में वातावरण इतना बदल गया कि यहाँ रेगिस्तान और सूखे जैसी समस्याएं दिखने लगी हैं। इसके पीछे लेखक ने कुछ कारण बताए हैं, और वो कारण क्या है? जंगलों को बहुत अधिक संख्या में काटा गया है, इसलिए वर्षा का चक्र गड़बड़ा गया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, इसके कारण भी वर्षा का चक्र प्रभावित हो गया है। हमें वो सारी चीज़ें लिख देनी हैं जिनसे वर्षा धीरे धीरे कम हो रही है। सबसे पहले जंगल कट गए, तो अगर जंगल कट गए तो नेचुरल सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, तापमान बढ़ गया और वर्षा का चक्र प्रभावित हो गया। उसके बाद औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है, इससे प्रकृति पर प्रभाव पड़ा है। मौसम अनियमित हो गए हैं, वर्षा सामान्य से कम हो गई है। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जल चक्र आपने पढ़ा है कि वर्षा कैसे होती है, कि
कहाँ से पानी उठता है और भाप बनता है और भाप बन करके वो बादल बनता है, फिर बरसता है, तो उसके लिए पहले धरती पर पानी उपलब्ध होना चाहिए। नदियों में, नालों में, तालाबों में पानी उपलब्ध होना चाहिए कि अगर हमारे तालाब सूखे पड़े हैं, नदियों में पानी नहीं है, तो भी जल चक्र प्रभावित होता है। ये वाली बात भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते थे और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे? आंसर देखते हैं, आज आधुनिक समय में ज्ञान का इतना अधिक विस्तार हो गया है कि अपने सामने आजकल की पीढ़ी को पुराने समय का ज्ञान बहुत कम लगता है। आजकल के युवा जो हैं अपने आप को एडवांस समझते हैं और पुराने लोगों को ये मानते थे कि वो मूर्ख थे और बहुत ज़्यादा ज्ञान उनमें नहीं था, तकनीकी ज्ञान उनमें नहीं था। उनके अनुसार कंप्यूटर के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण, पुनर्जागरणवाद के कारण ही और उसके बाद ही ज्ञान का प्रचार और प्रसार हुआ है। लोगों का ये मानना है कि कंप्यूटर के कारण ही बहुत ज़्यादा ज्ञान का विस्तार हुआ है दुनिया में। आज की पीढ़ी को लगता है कि पहले के लोगों के पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं था, आधुनिक उपकरण नहीं थे और रिसर्च करने के लिए आधुनिक साधन भी नहीं थे। इसलिए उन्हें भ्रम है कि पहले के इंजीनियरों के पास उतना अधिक ज्ञान नहीं था जितना ज्ञान उनके पास है। लेकिन लेखक का मानना है कि ये सब भ्रम है। पुराने इंजीनियरों ने जो बिल्डिंगें, जो इमारतें, जो बांध, जो निर्माण कार्य किए हैं, वो अभी तक सही सलामत है और हम आजकल के इंजीनियरों के निर्माण कार्यों की हालत देख सकते हैं। ये उदाहरण भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न, मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज रेनेसां के बहुत पहले हो गए थे। पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए? ये तीनों राजाओं के नाम है। रेनेसां होता है पुनर्जागरणवाद, कि जब से आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है कि उसके बाद से ज्ञान का विस्तार हुआ। उससे पहले, बहुत पहले हमारे देश में विक्रमादित्य, राजा भोज और मुंज थे। तो उनके बारे में बताना है कि उनका पानी का प्रबंध बहुत अच्छा था, आजकल के इंजीनियरों की तुलना में भी बहुत अच्छा। आंसर देखते हैं, आधुनिक पीढ़ी को लगता है कि सारा ज्ञान रेनेसां या पुनर्जागरणवाद के बाद ही संसार में आया, लेकिन ऐसा नहीं है। मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज ये राजाओं के नाम हैं। रेनेसां यानी पुनर्जागरणवाद के बहुत पहले हुए थे ये राजा। मालवा एक पठारी क्षेत्र है। पठार जो है सामान्य भूमि से ऊंचाई पर स्थित होता है। नॉर्मल भूमि से ऊंचा होता है और पहाड़ से नीचा होता है। तो पठार जो है मिडल वाला एरिया होता है। ऐसी जगह पर पानी का प्रबंध करना सामान्य स्तर के मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मालवा प्रदेश में राजा विक्रमादित्य ने, भोज ने, मुंज ने पठार पर पानी रोकने के लिए बहुत सारे तालाब बनवाए और बावड़ियां बनवाई, ताकि बरसात के पानी का संरक्षण किया जा सके और भूमिगत पानी के स्तर को भी बनाए रखा जा सके। अगला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, हमारी आज कल की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे? हमें बताना है कि नदियां जो हैं गंदे पानी के नाले में कैसे बदल रही हैं। लेखक के अनुसार आजकल हमने चाहे कितना भी आधुनिक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, लेकिन पुराने ज़माने की तुलना में हमने अपनी नदियों को पूरी तरह उजाड़ दिया है। अपने व्यवहार के कारण हमने अपनी नदियों को गंदे पानी के नालों में बदल दिया है। अब हम एक-एक करके कुछ कारण लिख देंगे कि किन-किन वजहों से नदियाँ जो हैं प्रदूषित हो रही हैं। सबसे पहले कूड़ा-कचरा फेंककर। हमारे देश के लोग जो हैं अपने घरों की सफाई कर लेते हैं और कूड़े को बाहर फेंक देते हैं। ये कूड़ा बारिश में एक दिन जाकर के नदी में मिल जाता है और नदी समुद्र में मिल जाती है। इसलिए नदी और समुद्र दोनों ही दूषित हो रहे हैं। दूसरा कारण, पूजा की सामग्री बहा करके। भारतीय समाज में नदियां संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। हर नदी किसी न किसी रूप में हमारे धर्म से जुड़ी होती है। लोग इन नदियों में धार्मिक अवसरों पर, त्योहारों पर स्नान करते हैं। स्नान करके पूजा सामग्री बहा देते हैं। इस प्रकार नदियां जो हैं प्रदूषित हो रही हैं। बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हो। दुर्गा पूजा के अवसर पर, गणेश चतुर्थी के अवसर पर, नवरात्रों के अवसर पर बहुत सारी पूजा सामग्री जो है नदियों में बहा दी जाती है। तीसरा मुख्य कारण नदियों के प्रदूषण का, कारखानों का रासायनिक पदार्थ। कारखानों का रासायनिक पदार्थ जो है बहा करके नदियों में मिला दिया जाता है। हमारे देश में उद्योगों और कारखानों से निकला सारा व्यर्थ पदार्थ नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदियों का पानी लगभग जहर के समान हो गया है। उचित रखरखाव न करने के कारण भी हमारे नदियों की हालत बहुत खराब हो गई है। चौथा पॉइंट यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, उचित रखरखाव न करने के कारण। कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता नदियों पर, इनकी सफाई नहीं कराई जाती समय समय पर। जब नियमित साफ सफाई पर इनके ध्यान नहीं दिया जाता है तो इनका पानी जो है समय बीतने के साथ साथ प्रदूषित होता जाता है, साफ पानी कम होता जाता है और गंदा पानी बढ़ता जाता है। इसलिए लेखक ने कहा कि नदियाँ आजकल जो हैं गंदे पानी के नाले में बदल रही हैं। अगला प्रश्न, ये दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का। लेखक को क्यों लगता है जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है?
आप क्या मानते हैं? हमें ये बताना है कि ये जो सभ्यता है जिसमें विकास कार्य हो रहा है, ये विकास की सभ्यता नहीं है, ये उजाड़ की अपसभ्यता है। हमें अपना उत्तर देना है। उत्तर देखिए, लेखक के अनुसार हमने औद्योगिकीकरण के कारण बहुत अधिक विकास कर लिया है, लेकिन इस विकास का दूसरा पहलू हमारे पर्यावरण का नुकसान है। औद्योगिक विकास करने के कारण हमने अपने पर्यावरण को इतने बुरे तरीके से नष्ट कर दिया है कि उसका स्पष्ट प्रभाव आजकल मौसम पर दिखाई पड़ने लगा है। हमें किसी भी उद्योग को लगाने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाना पड़ता है, पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं या धरती से खनिजों का दोहन करना पड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग करना पड़ता है। उद्योग स्थापित होने के बाद भी वो उद्योग लगातार पर्यावरण को विभिन्न तरीकों से प्रदूषित करता रहता है। कभी जहरीली गैसें वातावरण में घोल दी जाती हैं, तो कभी प्रदूषित पानी जो है नदियों में छोड़ दिया जाता है। कभी कचरे को समुद्र में फेंक दिया जाता है, तो कभी कचरे को धरती पर कूड़े के ढेर के रूप में डाल दिया जाता है। हमें केवल उद्योग धंधे लगाने का सुनहरा पक्ष दिखाई देता है, विकास दिखाई देता है। उसके पीछे हम प्रकृति का कितना विनाश कर रहे हैं, हम इसको भूल जाते हैं। इसी कारण लेखक मानता है कि आजकल की औद्योगिक सभ्यता जो है विकास की सभ्यता नहीं है, बल्कि उजाड़ की अपसभ्यता है। अगला प्रश्न देखिए, ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का। धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है और इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? आंसर देखते हैं। लेखक ने इस लेख में एक बहुत बड़ी समस्या को उठाया जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। आजकल के आधुनिक रहन सहन से, नए नए उद्योग लगने के कारण, तकनीकी विकास के कारण हम अपने धरती के वातावरण को गर्म कर रहे हैं। और जैसे जैसे धरती गर्म होती जा रही है, उसका स्पष्ट प्रभाव धरती के मौसम चक्र पर दिखने लगा है। समुद्र का पानी लगातार गर्म हो रहा है, धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, उससे समुद्र का जल स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। तो आधुनिक जीवन शैली, जो नए उपकरण हम बना रहे हैं, उनसे जो रेडिएशन निकलता है, उनसे जो गर्मी निकलती है, एसी का जिक्र हम कर सकते हैं, फ्रिज का जिक्र हम कर सकते हैं कि हर घर में इनका उपयोग होता है और ये जो है धरती के वातावरण को गर्म करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। वातावरण के लगातार गर्म होने का कारण लेखक जो है उद्योगों को मानता है। उद्योग धंधों के कारण, फैक्ट्रियों के कारण, केमिकल्स के कारण ही बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी है। यूरोप और अमेरिका की औद्योगिक क्रांति ने पूरे विश्व को औद्योगिकीकरण के लिए प्रेरित किया। यूरोप और अमेरिका ने बिना प्रकृति की ओर देखे अपने देशों में लगातार उद्योग स्थापित कर लिए। इन देशों से निकलने वाली जहरीली गैसें ही वातावरण और ग्रीन हाउस को सबसे ज़्यादा प्रदूषित कर रही हैं। वातावरण की इन हानियों से बचने के लिए हमें विकास के साथ साथ प्रकृति का संतुलन भी बनाए रखना होगा। उद्योग लगाने से पहले हमें ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहां प्रकृति को कम से कम नुकसान हो, जिससे पेड़ काटने के बजाय हम बंजर धरती का उपयोग कर सकते हैं, या हम जितना प्रकृति का नुकसान करते हैं उसकी भरपाई हम साथ साथ कर दें। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जो है अगली पीढ़ी के लिए भी किया जाना चाहिए। अगर सारे संसाधन हम खत्म कर देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या उपयोग करेंगी? अगला प्रश्न देखते हैं। मालवा में अब डग-डग रोटी और पग-पग नीर वाली कहावत सही नहीं रह गई है, ऐसा क्यों? पहले मालवा में माना जाता था कि हर जगह आपको भोजन उपलब्ध हो जाता है और हर जगह पानी की व्यवस्था है मालवा प्रदेश में, लेकिन अब वो कहावत थोड़ी बदल गई है। लेखक के अनुसार मालवा पहले एक समृद्ध प्रदेश था। इस प्रदेश के लिए कहावत कही जाती थी कि डग-डग रोटी पग-पग नीर। इसका अर्थ है कि आपको थोड़ी दूरी पर ही भोजन और पानी, दोनों चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकती हैं। लेकिन औद्योगिक क्रांति के कारण मालवा प्रदेश की प्रकृति और वातावरण को बहुत अधिक नुकसान हुआ। मालवा क्षेत्र अब लगभग सूखा और बंजर मरुस्थल जैसा हो गया है, क्योंकि जंगल बहुत अधिक काट दिए गए हैं और पानी का उचित संरक्षण भी अब मालवा में नहीं है। जो पुराने समय में तालाब और बावड़ियां बनवाई गई थी, उनको भर करके वहां पर निर्माण कार्य किया गया है, तो पानी के संरक्षण की उचित व्यवस्था मालवा में नहीं है। इसलिए ये कहावत अब जो है मालवा के लिए ठीक नहीं रह गई है। तो आज हमने पढ़ा चैप्टर अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में। बहुत आसान सा चैप्टर है। पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को आप अपने अनुभव के आधार पर, जो अभी तक आपने पढ़ा है, उस आधार पर लिख सकते हो। तो इसमें से एक प्रश्न आपको 3 नंबर का ज़रूर मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।